वीरेंद्र जी, स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है मैम, बढ़िया है। चलिए, हम आपका पोर्टफोलियो हमारे सामने है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार रीड आउट कर देती हूँ, क्योंकि 14 स्कीम हैं और मेरे पास, क्योंकि आपने पहले ही हमें अपनी स्कीम्स की डिटेल भेजी थी, फिर आप विरल भट्ट से अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ठीक है वीरेंद्र जी? सो वीरेंद्र जी, निवेश कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये अब मैं बताने वाली हूँ। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1000 का निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड में 1000 का निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में 1200 का निवेश कर रहे हैं। HDFC की बैलेंस एडवांटेज में 600 का निवेश है। ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है जहां 600 रुपए का निवेश कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में 500 की सिप। SBI PSU फंड डायरेक्ट प्लान में इन्होंने 10,000 रुपए एक मुश्त प्लस 3,000 रुपए का इसमें वो सिप भी कर रहे हैं। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड 8,500 की रकम इधर जा रही है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड 8,000 की रकम। टाटा का ELSS टैक्स सेवर फंड, आई थिंक ये दूसरा ELSS टैक्स सेवर मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रही हूँ। यस, एक क्वांट का है और एक ये टाटा का है। फिर है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 रुपए का निवेश यहाँ पर, और ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में 1,000 का निवेश है। HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर 1,000 की सिप है। और नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 14 स्कीम। वीरेंद्र जी, इतनी सारी स्कीम्स क्यों चुनी है और 2 आपने ELSS क्यों लिया है? 14 स्कीम्स हैं कुल, क्यों लिए इतनी सारी स्कीम्स और कितना पुराना आपका निवेश है? मैडम ज्यादा नहीं, 4-5 महीने का। पर इतने ज्यादा स्कीम्स किसने आपको सजेस्ट किया? मैडम सजेस्ट कोई नहीं किया, अपने से किए हैं। अपने से? आपने 14? आपको पता है वीरेंद्र जी, आपको इतने सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। जी मैडम, इसलिए मैंने किया कि कुछ सजेशन मिल जाए। सो दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्कीम्स आपने शामिल कर लिए, राइट? अच्छा, अब ये बताइए, आप कितने समय तक निवेश करेंगे? लगभग 10 साल तक। 10 साल तक निवेश करेंगे और इसे करते रहेंगे और इसे बीच बीच में बढ़ाएंगे भी, राइट? स्टेप अप भी करेंगे बीच में। जी जी। कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जिसके लिए आप ये पैसे बचा रहे हैं? रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है, कोई लक्ष्य है दिमाग में? बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना। ठीक है वीरेंद्र जी, अब ना विरल के सामने आपका पोर्टफोलियो पहुंच चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा विरल क्या कह रहे हैं। ठीक है विरल, आप क्या करना चाहेंगे? वीरेंद्र जैसे निवेशक का पोर्टफोलियो जब आपके सामने आता है तो मुझे तो ये 14 स्कीम्स बहुत ज़्यादा लग रही हैं, और कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी को भी लग रही है कि शायद ये थोड़ी सी जो है 14 स्कीम्स में निवेश बहुत बड़ा निवेश हो गया। विरल, आपके पास मैंने वीरेंद्र का पोर्टफोलियो भेजा था, इन्होंने बताया 2 लक्ष्य है, बच्चों की पढ़ाई और घर भी खरीदना चाहते हैं। कैसे मदद करेंगे आप इनके पोर्टफोलियो में? क्या चेंज करेंगे आप? देखिए, ये अनुमान सभी के पोर्टफोलियो में हमेशा दिखते आया है प्रियंका, की फंड्स बहुत सारे उन्होंने लेके रखे हैं, और ये जब फंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली कैटेगरी वाइज डुप्लीकेशन हो जाता है। एक ही फंड हाउस के 3-4 फंड्स हो जाते हैं, तो ये चीज बहुत ही गलत होती है। हालांकि लक्ष्य उन्होंने डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्होंने अवधि भी कही कि 10 साल तक वो निवेश करना चाहते हैं। तो अच्छा, पहले तो ये 14 एक बार क्लैरिटी ले लेते हैं वीरेंद्र, आप 10 साल के लिए निवेश करेंगे ना? जी मैडम। 10 ना? ठीक है, क्योंकि मेरी टीम को लगा कि शायद आपने 2 का। ठीक है, 10 साल। ओके वीरल, आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बताइए। 10 साल। यस, तो मैंने 10 साल ही सुना था कि 10 साल तक वो निवेश करना चाहते हैं। तो पहले तो ये 14 फंड्स जो है, 14 फंड्स नहीं रखने चाहिए। 14 में से कम 6 से 7 फंड्स में बने रहिए, और 6 से 7 फंड का ही पोर्टफोलियो रखिए। अभी किस में से निकलना है वो उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि एक तो ICICI ब्लू चिप में से निकल जाए, नवी का जो निफ्टी 50 है वहां से निकल जाए, SBI का PSU जो फंड उन्होंने लेके रखा है वहां से निकल जाए, ICICI का इक्विटी और डेट में से निकल जाए, इन्वेस्को का जो PSU फंड है उसमें से निकल जाए। 2 टैक्स सेवर है, 2 में से सिर्फ क्वांट का टैक्स सेवर रखिए, टाटा में से निकल जाए, और 2 मिड कैप फंड्स है उसमें से HDFC का जो मिड कैप फंड है उसमें से निकल जाए, राइट? अभी डेफिनेटली ये कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो मल्टी डुप्लीकेशंस थे वो मैंने हटाए हैं यहाँ पे, और AMC वाइज भी कुछ डुप्लीकेशंस थे, एक ही AMC के 2-3 फंड्स थे, उसमें से निकलना चाहिए, वो मैंने सजेस्ट किया है। बाकी के जो फंड्स रहते हैं, ये जो फंड्स मैंने कहे उसमें से निकलना है आपको। बाकी जो फंड्स हैं, आप जो SIP जो मैंने फंड जो कहा
वो जो निकलने के लिए कहा, वो अमाउंट की एसआईपी आपके जो फंड्स जो चलने वाले हैं अभी आगे जाके उसमें जोड़ दीजिए, यानी उसमें एसआईपी कंटिन्यू करिए। और अगर कहीं आगे जाके अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई एक दो फंड अगर ऐड करने हैं, क्योंकि यार देखिए पोर्टफोलियो तो 6-7 फंड्स का ही होना चाहिए आपके यहाँ पे। आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो शायद से मिसिंग है, राइट, मल्टी कैप कैटेगरी भी मिसिंग है। तो ये एक दो कैटेगरी के फंड्स आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट 5 से 6 फंड्स का पोर्टफोलियो रखें, और ये पोर्टफोलियो आप अगर 10 साल तक रखेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। ओके, सो प्लीज मतलब क्लियरली 50% से तो हाफ कर ही दिया है विरल ने 14 में से ऑलमोस्ट आपने इनके 1 2 3 4 5 6 स्कीम्स आपने हटा दी है, राइट? 3 4 5 6 7 फंड्स निकाले हैं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, नवी निफ्टी, एसबीआई पीएसयू, आईसीआईसीआई इक्विटी डेट, इन्वेस्को पीएसयू, टाटा टैक्स सेवर और एचडीएफसी मिड कैप फंड। ओके, सो 14 स्कीम्स थे वीरेंद्र जी आपके पास। प्लीज़ ख्याल रखिएगा 7 को जो है आप निकल जाइए, उस पैसे को जो आपके मौजूदा 7 है जिसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया हमारे एक्सपर्ट ने, और स्ट्राइक डाउन करने की वजह क्या थी? डुप्लीकेसी हो रही थी आपकी बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ ओवरलैप हो रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए वीरल ने 7 जो आपको 7 होल्ड करने, वीरेंद्र जी रिपीट कर रही हूँ, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होल्ड करेंगे, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड रखेंगे, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड रखेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड रखेंगे, आदित्य बिरला सन लाइफ का पीएसयू इक्विटी फंड रखेंगे, 2 आपके पास क्वांट ये ईएलएसएस थे तो उसमें से आप टाटा ईएलएसएस से निकल जाइए, क्वांट ईएलएसएस रखिए और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, और 7 स्कीम्स जो हैं अभी गुड इनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लेते हैं लाइव क्वेश्चन एमडी नायर जी का। हम अभी छोटी अवधि के निवेश की बात कर रहे थे जिसमें बार बार वीरल ने भी डेट फंड्स का जिक्र किया, तो डेट फंड से जुड़ा हुआ सवाल मिस्टर नायर पूछ रहे हैं कि डेट फंड में 5 से 5.5% तक का रिटर्न मिलता है, जबकि एफडी मुझे 6 to 7% तक का रिटर्न दे देती है, फिर क्यों डेट फंड में निवेश करने की सलाह दी जाती है? एफडी में क्यों ना निवेश करें जहां 6 से 7% का निवेश का रिटर्न मिल रहा है, और लमसम कब लेना है, कैसे ये डिसाइड करें? देखिए पहले तो एफडी और डेट फंड दोनों को है ना कंपेयर वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के रिटर्न्स देने की जो क्षमता होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। अभी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन में कि शायद से रेट कट अगर हो सकता है, राइट, अभी फेड ने तो रेट कट की बात की है, हम हमारे यहाँ पे आरबीआई भी शायद से रेट कट करेगा। तो डेट फंड्स में भी ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा, राइट। तो ये ऐसे दो चीजों को कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि आपको कंपैरिजन कहाँ पे करना चाहिए कि मुझे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो आने वाले हैं, राइट, एफडी में मुझे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कितना आता है, और अगर डेट फंड्स में मैं निवेश करता हूं तो डेट फंड्स में मुझे आने वाले समय में कितना रिटर्न आ सकता है, राइट। और अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो या 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स है वो डेट फंड्स में काफी कम हो जाएंगे। तो अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निवेश करना है तो जैसे हमने आज के शो में डिस्कस किया शुरू में कि आप एक आर्बिट्राज फंड्स देख सकते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड्स देख सकते हैं, या ऐसे हाइब्रिड का काइंड ऑफ फंड्स देख सकते हैं जो डेफिनेटली आपके ओवरऑल रिटर्न को काफी अच्छा कर सकते हैं। एफडी से ज्यादा तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, बट अगर आप अवधि लेकर चलते हैं 3 से 5 साल की भी अवधि लेकर चलते हैं तो ऐसे हाइब्रिड फंड्स हैं जो आपको बेटर टू पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं गणेश जी से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वेलकम गणेश जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं मैडम? बढ़िया बढ़िया। आप मुंबई से बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप 7,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, और गणेश जी मैं आपका पोर्टफोलियो रीड अप कर रही हूँ, ठीक है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 2,000 का निवेश, एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 1,000 का निवेश, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 2,000 का निवेश, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 का निवेश। तो टोटल सिप जो है 7,000 पर मंथ आप कर रहे हैं। और बताइए आप वीरल से क्या पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? सर से पूछना चाहते हैं कि मेरा 15 या 20 इयर्स का है मेरा लक्ष्य जी, और मेरा 1 करोड़ के लगभग है, 10% से मैं टॉपअप करेंगे। 20 साल का है मेरा नजरिया, और मेरा ये फोलियो है कि बराबर है कि नहीं मैडम, या उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे या कुछ ऐड करना रहेगा वो सजेस्ट करें। ठीक है,
तो 4 स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा स्कीम्स आपने नहीं इसमें डाली हैं। और अभी आपने निवेश कब शुरू किया गणेश जी? अभी मार्च से मैं स्टार्ट किया हूँ। स्मॉल कैप वाला SBI का तो अभी 2 इंस्टॉलमेंट गया है, मतलब 6 महीने के लगभग मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो अब अभी फ्रेश ही आपका इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं शेयर में मैं 2 साल से हूँ, इक्विटी में भी मैं करता हूँ 2 साल से, उसमें भी है मेरा कुछ पल्लू। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में अभी 6 महीने के करीब का निवेश है, 7,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। वीरल, देखिए 15 से 20 साल बहुत अच्छा नज़रिया है, बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। प्लस गणेश जी हमें बता रहे हैं कि वो 10% से टॉपअप भी करेंगे, मतलब स्टेप अप करेंगे हर साल। आपको क्या लगता है वो 1 करोड़, आपका टारगेट 1 करोड़ है ना गणेश जी? 1 करोड़ के लमसम है मैडम। हाँ, वहाँ तक पहुँचेंगे तो कुछ और। हाँ जी मैडम, 1 करोड़ का है। क्यों नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसीलिए तो हम हैं यहाँ पर, हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपकी मदद करने के लिए, बिल्कुल पहुंचेंगे। सो वीरल जी पहुंचाइए इनको 1 करोड़। अगर 20 इयर्स का समय है इनके हाथ में, तो ये म्यूचुअल फंड निवेश क्या 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचा देगा? बढ़ाते भी रहेंगे 10% से ये? देखिए 4 फंड्स हैं, 2 स्मॉल कैप फंड रखे हैं उन्होंने, और अगर हम देखें तो 2 स्मॉल कैप फंड, 4 फंड में 2 स्मॉल कैप रहना थोड़ा सा वैसे देखने जाए तो उनका नजरिया 20 इयर्स का है, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हमेशा हम कहते हैं कि अगर 4 फंड्स रखने हैं, 5 फंड्स रखने हैं, तो जो भी एक एक डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, वो एक एक कैटेगरीज के फंड्स आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रखना चाहिए। हालांकि उनके 4 फंड्स में 2 स्मॉल कैप है, 1 मिड कैप है और 1 फ्लेक्सी कैप है। अगर ये पोर्टफोलियो चेंज नहीं करते हैं और यही कंटिन्यू करते हैं, हालांकि अलग अलग 4 कैटेगरीज होनी चाहिए उनके पोर्टफोलियो में, अगर वो कंटिन्यू यही करते हैं 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्टेप अप नहीं करते हैं, तो क्या बनता है, तो ऑलमोस्ट 70 lakhs का पोर्टफोलियो बनता है। और अगर वो स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली वो अपना जो टारगेट है वो 20 सालों में वो अचीव कर पाएंगे। ओके, सो गणेश जी बिल्कुल आप अचीव कर पाएंगे, स्टेप अप करते रहिएगा और आप ये अचीव कर पाएंगे। 2 स्मॉल कैप जो है वो वीरल को लग रहा है, तो क्या रिप्लेस करेंगे आप? क्या स्मॉल कैप को किसी और से और एक ही स्मॉल कैप रखें? डेफिनेटली निप्पॉन का जो फंड है वो निप्पॉन निकालकर उनको निप्पॉन का मल्टी कैप ऐड कर देना चाहिए, और बाकी जो SBI का स्मॉल कैप, HDFC का मिड कैप और पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आप एक मल्टी कैप सजेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो ज़्यादा बेटर सूटेड रहेगा इनके लिए। ऑल राइट, चलिए तो मल्टी कैप जो है उसकी तरफ गणेश जी आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करें। आपको मल्टीपल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में एक स्कीम के जरिए निवेश करने का मौका देती हैं मल्टी कैप स्कीम्स।